दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2015 में बॉलीवुड मूवी रहस्य। मूवी की शुरुआत में मुंबई के डॉक्टर सचिन महाजन नाम के एक आदमी के घर को दिखाया जाता है, जहां पर उस घर की सर्वेंट रेमी फर्नांडिस चाय बना के डॉक्टर सचिन की बेटी आयशा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और उसे जल्दी से उठने के लिए कहती है, लेकिन बहुत देर तक आयशा दरवाजा ही नहीं खोलती। तो रेमी आयशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि बिस्तर में आयशा खुद में लथपथ मरी पड़ी है। ये देख के रेमी बहुत ही डर जाती है और चीखते हुए अपने सर यानी डॉक्टर सचिन को बुलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस वाले और फॉरेंसिक वाले आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर सचिन की बेबी डॉक्टर आरती पुणे से वापस मुंबई आती है और अपने घर में इतने पुलिस वालों को देखकर अपने पति से पूछती है कि पुलिस वाले हमारे घर में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे की लाश देखती है तो शॉक हो जाती है। बहुत ही मुश्किल से पुलिस वाले उसे वहाँ से बाहर लेके जाते हैं क्योंकि वो एक क्राइम सीन था। जिसके बाद इंस्पेक्टर संतोष मालवड़े इन्वेस्टिगेशन करते वक्त देखता है कि आयशा के हाथ में किसी का बाल है और टेबल के नीचे उन्हें एक पेन भी मिलता है। उसके बाद इंस्पेक्टर संतोष उन तीनों से पूछता है कि लाश को पहले किसने देखा। तो रेमी बताती है कि मैंने पहले देखा। तो इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारा विक्टिम के साथ क्या रिश्ता है। तो डॉक्टर सचिन बताता है कि रेमी पिछले 30 सालों से हमारे घर पर काम कर रही है, वो हमारे फैमिली मेंबर के जैसे ही है। रेमी आगे बताती है कि मैं बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, साथ ही मैं डॉक्टर सचिन के क्लिनिक में भी नर्स का काम करती हूँ। आयशा जब छोटी थी तब से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। अब पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर संतोष को ये बात पता चलती है कि इस घर में एक और नौकर काम करता है जिसका नाम है चेतन तिवारी, लेकिन चेतन सुबह से गायब है। तो पुलिस वाले चेतन के कमरे की छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चेतन की पूरी अलमारी खाली है, मतलब चेतन शायद भाग चुका है। इंस्पेक्टर संतोष चेतन का ID कार्ड लेकर दूसरे पुलिस स्टेशन में भिजवा देता है और डॉक्टर सचिन से पूछता है कि किसके रेफरेंस से तुमने चेतन को अपने घर काम पे रखा था। तो डॉक्टर सचिन बताता है कि हमारे क्लिनिक में कई सालों से सुधाकर नाम का एक आदमी टिफिन दे रहा है, चेतन उसी का साला है और उसी के कहने पर मैंने चेतन को काम पे रखा था। इसके बाद इंस्पेक्टर संतोष इस केस से जुड़े सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुला के एक एक से फिर से पूछताछ करने लगता है। सबसे पहले आरती अपने पूछताछ में कहती है कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और सर्जरी के लिए मैं कल पुणे गई थी। सुबह जब मैं लौटी तो मुझे ये सब पता चला। फिर डॉक्टर सचिन कहता है कि मैं कल मड आइलैंड गया था, मैंने वहाँ बहुत दारू पी थी और मुझे घर आते आते 12 बज गए थे। इसके बाद मैं घर पे आते ही सो गया। तो इंस्पेक्टर संतोष डॉक्टर सचिन का पूरा मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहता है। इसके बाद बिल्डिंग का वॉचमैन कहता है कि कल रात तकरीबन 11 बजे रियाज नूरानी डॉक्टर सचिन के घर आया। उसके 1 घंटे बाद यानी 12 बजे डॉक्टर सचिन साहब अपने घर आए। उसकी थोड़ी देर बाद यानी 10-15 मिनट बाद रियाज जख्मी हालत में बिल्डिंग से बाहर गया, मतलब उसकी हाथ के बाजू में पट्टी बंधी थी और वो बहुत ही गुस्से में वहाँ से गया। इसके बाद इंस्पेक्टर संतोष रियाज नूरानी के घर आता है। दरअसल उनका घर डॉक्टर सचिन के बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में ही था और यहाँ बात ये है कि रियाज और आयशा रिलेशनशिप में थे। अब रियाज तो घर पे नहीं था। उसके माँ बाप कहते हैं कि रियाज कल रात घर से बाहर गया था पर वो अभी तक नहीं लौटा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सचिन के बिल्डिंग के नीचे एक लड़की कचरा ले जा रही थी। उसी कचरे में उस लड़की को एक शर्ट मिलता है जिसमें खून लगा था, तो वो लड़की उस शर्ट को पुलिस वालों को देती है। इधर डॉक्टर सचिन का मेडिकल चेकअप करने के बाद ये बात पता चलती है कि उसकी छाती पर स्क्रैच मार्क्स है, जैसे किसी ने नाखूनों ने खरोचा हो। साथ ही सिर के पीछे एक छोटा जख्म भी है। इधर इंस्पेक्टर संतोष अपनी टीम के साथ सुधाकर मिश्रा के घर जाता है और उसे पुलिस स्टेशन लाके उसे उसके साले चेतन तिवारी के बारे में पूछता है। सुधाकर कहता है कि मैंने उसे 2 दिनों से नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाले उसे बहुत मारते हैं। थोड़ी देर बाद पटना पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर संतोष को ये बात पता चलती है कि चेतन का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था। रात में इंस्पेक्टर संतोष आयशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ऑटोप्सी के हिसाब से डेथ रात को 12:30 के आसपास हुई है और साथ ही विक्टिम की आर्म्स और शोल्डर पर स्क्रैचेस है। डेथ के पहले एक स्ट्रगल हुआ था, ये रेप तो नहीं पर मामला कुछ और ही है, ऐसा कहते हुए वो रिपोर्ट संतोष को देता है। अगले दिन डॉक्टर सचिन और डॉक्टर आरती के माँ बाप के घर रहने के लिए जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों ने उनके घर को सील कर दिया था क्योंकि वो एक क्राइम सीन था। तभी वहाँ डॉक्टर सचिन का फ्रेंड डॉक्टर हंसल छाबड़िया और उसकी बीवी वृंदा उन्हें मिलने के लिए आते हैं और जो हुआ इसके लिए दुख जाहिर करते हैं। अब यह डॉक्टर आरती के माँ बाप के घर में शोक का माहौल था। तभी वहाँ पुलिस वाले आके डॉक्टर सचिन को आयशा के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करके लेके जाते हैं, जिसके बाद आयशा का केस कोर्ट में जाता है।
तो अपोजिशन कॉर्नर जज के सामने कहता है कि सारे सबूत डॉक्टर सचिन के खिलाफ है। जैसे आयशा के कमरे में जो पेन मिला वो डॉक्टर सचिन का है। साथ ही डॉक्टर सचिन के बॉडी पे जो स्क्रैचेस है वो आयशा के नाखूनों के है और आयशा के बॉडी पे जो स्क्रैचेस है वो डॉक्टर सचिन के नाखूनों के हैं और आयशा के हाथ पे जो बाल मिला था वो भी डॉक्टर सचिन का ही है। साथ ही बिल्डिंग के नीचे के डस्टबिन में जो शर्ट मिला था वो भी डॉक्टर सचिन का है और उस शर्ट पे रियाज नूरानी के खून के धब्बे मिले हैं। साथ ही वो लॉयर ये भी बताता है कि आयशा 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये सुन के वो सब शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ वो लॉयर क्या हुआ होगा ये बताने लगता है कि उस दिन डॉक्टर सचिन बहुत सारी दारू पीकर अपने घर आए थे और वहाँ उन्होंने आयशा के कमरे में रियाज को देखा, जिसे देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने रियाज को मारने की कोशिश की, जिसमें रियाज का हाथ जख्मी हुआ और वो वहाँ से चला गया। और उसके जाने के बाद डॉक्टर सचिन ने गुस्से में आयशा को मार दिया। बाद में सबूत मिटाने के लिए अपना शर्ट डस्टबिन में फेंक दिया और अपने नौकर चेतन तिवारी को बहुत सारे पैसे देके उसे शहर के बाहर भेज दिया ताकि आयशा के मर्डर का शक चेतन पे जाए। अब ये सुन के डॉक्टर सचिन कहता है कि ये सब झूठ है। बात ये है कि मैं जब बहुत सारी दारू पीता हूँ तो रात में क्या हुआ वो मैं सुबह होके भूल जाता हूँ और उस रात क्या हुआ मुझे सच में पता नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने मेरी बेटी को नहीं मारा। लेकिन सारी दलीलों को सुनने के बाद जज डॉक्टर सचिन को जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। इसके बाद आरती एक स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात करती है सचिन को इंसाफ दिलाने के लिए। कहती है कि पुलिस वालों ने जल्दबाजी में ऊपर ऊपर के एविडेंस को देखकर इस केस को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब यह केस सीबीआई वालों के पास चला जाता है और सुनील पारस्कर नाम का एक सीबीआई ऑफिसर जेल में डॉक्टर सचिन से पूछताछ करने आता है। वो उसे पूछता है कि अब अच्छे से सोच के बताओ कि उस रात क्या हुआ। तो डॉक्टर सचिन कहता है कि सच में मुझे कुछ याद नहीं, मैंने बहुत दारू पी रखी थी। ये सुन के सुनील उसे कहता है कि आयशा के गले के पास एक स्ट्राइप कट था। अब जो इंसान इतना दारू पिया हुआ हो तो वो ऐसा परफेक्ट कट तो नहीं कर सकता। मतलब वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो बेकसूर है। इसके बाद हमें सुनील का घर दिखाया जाता है जहाँ उसके 2 बच्चे होते हैं और उसकी बीवी हमेशा उसे रिश्वत लेने के लिए कहती रहती है। कहती है कि आप रिटायर होने से पहले हमें घर खरीद लेना चाहिए, अगर आपकी नौकरी चली गई तो हमारा घर भी गया। साथ ही सुनील ने अपने घर का 3 महीनों से EMI भी नहीं भरा था। ये देख के हमें पता चलता है कि सुनील एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। उसके बाद सुनील और उसका असिस्टेंट परवेज सचिन के घर जाते हैं। वहाँ जांच करने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि आयशा के वॉशरूम में कुछ धोया गया है, क्योंकि वहाँ के वॉश बेसिन में कुछ ब्लड ट्रेसेस पाए जाते हैं। साथ ही सुनील को वहाँ एक स्कैपल भी मिलता है और फॉरेंसिक से पता चलता है कि उस स्कैपल पे आयशा और डॉक्टर सचिन दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं। उसी रात सुनील को उस बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ करने पर ये बात पता चलती है कि रात के समय वो वॉचमैन टॉयलेट के लिए पीछे वाले वॉशरूम में जाता है और वहाँ बहुत देर तक बीड़ी पीते रहता है। दूसरे दिन सुनील डॉक्टर सचिन के फ्रेंड डॉक्टर हंसल छावड़िया से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ आने पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर हंसल के घर से डॉक्टर सचिन का फ्लैट दिखाई देता है और वो भी आयशा का बेडरूम तो साफ साफ दिखाई देता है। तभी वहाँ डॉक्टर हंसल की वाइफ वृंदा आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वृंदा पहले एक्ट्रेस और मॉडल थी। सुनील डॉक्टर हंसल से पूछता है कि आपका डॉक्टर सचिन के साथ कैसा रिश्ता है। तो डॉक्टर हंसल कहता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है। तो सुनील वृंदा से पूछता है कि आपका डॉक्टर सचिन के साथ कैसा रिश्ता है। तो वो कहती है कि कुछ खास नहीं। तो सुनील उसे पूछता है तो फिर तुमने डॉक्टर सचिन को इन 2 महीनों में 45 बार फोन क्यों किया। दरअसल डॉक्टर सचिन और हंसल के वाइफ वृंदा का अफेयर चल रहा था। सुनील डॉक्टर हंसल से पूछता है कि आपको इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था। तो वो मना कर देता है। दरअसल वो झूठ बोल रहा था और सुनील उसका भी झूठ पकड़ लेता है। वो उन दोनों से कहता है कि 28 अगस्त की शाम को आपने डॉक्टर सचिन को फोन किया, उनसे बात की, फिर आपने होटल मेरिडियन का नंबर डायल किया। आज सुबह में वहाँ गया था। वहाँ के स्टाफ से मुझे पता चला कि 28 अगस्त को आपने वहाँ रूम बुक किया था। जिसके बाद डॉक्टर हंसल उस होटल में गए थे अपने बीवी वृंदा के बारे में पूछताछ करने और वहाँ लॉबी में वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर सचिन आए और वो रूम में जा ही रहे थे, तभी वहाँ उन्हें उनकी बेटी आयशा और रियाज नूरानी नजर आए। मतलब उन्होंने भी उसी होटल में रूम बुक किया था। डॉक्टर सचिन उन दोनों को एक साथ देखकर रियाज को मारने लगे। तो रियाज ने भी वहाँ डॉक्टर सचिन पे हाथ उठाया। तो गुस्से में आकर डॉक्टर सचिन अपनी बेटी आयशा को लेकर अपने घर वापस चले गए बिना वृंदा से मिले। और ये सब होते हुए डॉक्टर हंसल भी देख रहे थे और उनके जाने के बाद वो भी वहाँ से चले गए। फिर वो आयशा को घर ड्रॉप करके वापस वृंदा से मिलने उस होटल में गए, क्योंकि वृंदा उनका वहाँ इंतजार कर रही थी। और यहाँ रियाज रात के 11 बजे आयशा से फिर से मिलने आता है उसे मनाने के लिए, क्योंकि उसने उसके पापा पे हाथ उठाया था। इधर डॉक्टर हंसल अपने घर पे अपने बेबी की
करतूत से परेशान था और इसी बीच वो रियाज को आयशा के कमरे में दिखता है और वो तुरंत ही डॉक्टर सचिन को फोन करके रियाज के बारे में बताता है। दरअसल उस वक्त डॉक्टर हंसल को पता था कि डॉक्टर सचिन उसकी बीवी वृंदा के साथी है। इस तरह से सुनील उन दोनों को पूरी बात बताता है। इसके बाद सुनील डॉक्टर सचिन और आरती के क्लिनिक जाता है जहाँ पर रेमे भी काम किया करती थी। सुनील उसे पूछता है कि तुम्हारा रूम तो आयशा के रूम के नीचे ही है, तुम्हें वहाँ कुछ सुनाई नहीं दिया? तो रेमे उसे कहती है कि उस दिन मुझे हल्के से फर्नीचर खिसकाने की आवाज आई थी। इसके बाद सुनील आयशा के दोस्तों से पूछताछ करता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि रियाज आयशा को लेकर बहुत ही पॉसेसिव था और उसने तो आयशा को धमकी भी दी थी कि अगर वो उससे ब्रेकअप करेगी तो वो उसे जान से मार देगा। आयशा का दूसरा दोस्त कहता है कि रियाज एक गुंडा ही था, कॉलेज ड्रॉप आउट था और उसने अपने एरिया में भी बहुत पंगे किए थे। इसके बाद सुनील रियाज के दोस्तों को पकड़ के पुलिस स्टेशन लाके पूछता है कि रियाज कहाँ है। तो रियाज के दोस्त बताते हैं कि वो कहाँ पर है हमें पता नहीं। इधर सुनील का असिस्टेंट परवेज सुधाकर मिश्रा पर नजर रख रहा था। सुबह होने के बाद परवेज दिखता है कि सुधाकर टिफिन लेकर कहीं जा रहा है। परवेज भी उसका पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते वक्त परवेज को बोरीवली स्टेशन पर रेमे नजर आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सुधाकर मिश्रा का पीछा करते कनेरी केव्स पहुंचता है। वो वहाँ किसी को खाना देने आया था। वो अपना लाया हुआ टिफिन रखकर दूसरा टिफिन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसी केव्स के पास सुनील भी आता है और वो टिफिन कौन लेता है उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद तो मास्क पहने लोग सुनील पे अटैक करके उसको जख्मी करके भाग जाते हैं। अब सुधाकर ने वहाँ जो टिफिन रखा था सुनील और परवेज उसे लेके आते हैं और उसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस टिफिन में बीफ है। अब सुधाकर का साला चेतन तिवारी तो बीफ नहीं खा सकता तो उनका शक रियाज नूरानी पे जाता है। तभी सुनील को ये पता चलता है कि किसी रेलवे ट्रैक पर सुधाकर मिश्रा की लाश मिली है और उसके पास जो टिफिन था वो गायब है। इधर रियाज का एक दोस्त रियाज को फोन करके उसके घर वालों के बारे में बताता है। तभी सुनील उसे पकड़ लेता है और उसे रियाज का पता पूछता है तो वो तो सुनील और परवेज को रियाज के ठिकाने पर ले जाता है और वो दोनों रियाज को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं। तभी रियाज परवेज पर गोली चला के वहाँ से भाग जाता है। सुनील भी उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर पीछा करने के बाद सुनील रियाज को पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी एक अनजान आदमी उन पर फायरिंग करता है। अब इसी मौके का फायदा उठा के रियाज वहाँ से भाग जाता है और दूसरे दिन ये पता चलता है कि बीच के पास रियाज नूरानी की लाश मिली है। सुनील उसकी बॉडी चेक करता है तो उसे उसकी जेब में एक छोटी सी नोट मिलती है जिसके हर पन्नों पर आयशा का ही नाम लिखा था। इसके बाद सुनील जब सुधाकर मिश्रा के घर की तलाशी लेता है तो उन्हें वहाँ चांदी के चम्मच मिलते हैं जो चेतन ने डॉक्टर सचिन के घर से चुराए थे। तो सुनील फिर से डॉक्टर सचिन के घर में कुछ सबूतों की तलाशी करने आता है। वो सोचता है कि चेतन तो अपना सारा सामान लेकर भाग गया था, फिर वो चांदी के चम्मच क्यों छोड़ गया। तभी सुनील को रेमे की बात याद आती है कि उस रात उसने कुछ फर्नीचर खिसकाने की आवाज सुनी थी। तो सुनील आयशा के कमरे का फर्नीचर हटा कर देखता है तो फ्लोर के नीचे उसे चेतन की लाश मिलती है। किसी ने उसका गला काट के उसे यहाँ पर डाल दिया था और स्मेल ना आए इसलिए बहुत सारे टैबलेट्स डाल दी थी। साथ ही वो सर्वेंट रूम और उसके बाथरूम का डायरेक्शन भी चेक करता है। इधर वृंदा एक बहुत बड़े लॉयर से मिलके उसे सचिन का केस लड़ने के लिए कहती है, क्योंकि सचिन जेल में है तो वो उसे बेल दिलवाने के लिए कहती है। पहले तो वो मना कर देता है पर बाद में उस केस को एक्सेप्ट करके लड़ने लगता है और कोर्ट में कुछ सबूतों को पेश करके ये साबित कर देता है कि डॉक्टर सचिन ने आयशा का मर्डर नहीं किया। तो जज डॉक्टर सचिन को एंटिसिपेटरी बेल दे देता है। डॉक्टर सचिन जेल से बाहर आने के बाद आरती से कहता है कि मेरा और वृंदा का अफेयर चल रहा है। मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आयशा की वजह से मैं चुप था। ऐसा कहते हुए सचिन आरती को छोड़कर वृंदा के साथ चला जाता है। वृंदा अपने और सचिन के लिए उसी होटल में बहुत दिनों के लिए एक रूम बुक करती है। इधर सुनील डॉक्टर सचिन के माँ बाप से उसके बारे में पूछताछ करने अहमदाबाद जाता है। यहाँ उसे डॉक्टर सचिन के पिता बताते हैं कि वो जो रेमी फर्नांडिस है वो अच्छी औरत नहीं है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। इसके बाद सुनील रेमी को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछता है कि वो उस दिन बोरीवली स्टेशन पर क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि वो उसकी माँ को मिलने विरार जा रही थी। सुनील उसका पूरा मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताती है कि ये औरत सेक्सुअली एक्टिव है और एक बार डिलीवरी भी दे चुकी है। ये सुनने के बाद सुनील शॉक हो जाता है क्योंकि रेमी ने उसे बताया था कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसके बाद सुनील रेमी की माँ के पास जाता है। रेमी की माँ की हालत उतनी ठीक नहीं होती, उन्हें अल्जाइमर था, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था और उनकी देखभाल के लिए हमेशा उनके पास एक नर्स रहती थी। उसकी माँ सुनील को बताती है कि रेमी जब जवान थी तो बहुत खूबसूरत थी। इसी बीच सुनील जब वहाँ एक फोटो देखता है
तो शॉक रह जाता है, जिसे देखने के बाद सुनील तुरंत ही परवेज को फोन करके कहता है कि डॉक्टर सचिन की जान खतरे में है, तुम तुरंत ही एक टीम लेकर वहाँ जाओ। लेकिन उनके पहुँचने तक देर हो चुकी थी और डॉक्टर सचिन की डेथ हो चुकी थी। क्राइम सीन देखने के बाद ये लग रहा था कि डॉक्टर सचिन ने सुसाइड किया है। दूसरे दिन सुनील इस केस से जुड़े सारे लोगों को डॉक्टर सचिन के फ्लैट में बुलाता है और यहाँ पर एक के बाद एक राज खुलने लगते हैं। सुनील उस रात को जो हुआ वो उन सबको बताने लगता है। 28 अगस्त की रात को डॉक्टर हंसल से बात करने के बाद डॉक्टर सचिन नशे की हालत में रात को 12 बजे अपने घर पहुँचे। आयशा के रूम में उन दोनों की आवाज सुनी और गुस्से में अपना स्कैल्पल लेकर आयशा के कमरे में जाके रियाज पर हमला किया, जिसमें रियाज के हाथ पर चोट लगी और रियाज को बचाने के लिए आयशा ने अपना मेकअप किट लेकर डॉक्टर सचिन के सिर के पीछे अटैक किया, जिसकी वजह से डॉक्टर सचिन वहीं बेहोश हो गए और इसी अफरा तफरी में सचिन का पेन टेबल के नीचे गिरा था। इसके बाद उन दोनों ने डॉक्टर सचिन को उनके कमरे में सुला दिया और आयशा ने उस कैपल को अपने बाथरूम में धो के उसकी जगह रख दिया। उसके बाद रियाज वहाँ से चला गया। इसके बाद सुनील हंसल से पूछता है कि आपके हिसाब से आयशा को किसने मारा, तो हंसल रेमी की तरफ इशारा करता है। तो सुनील कहता है कि गलत जवाब, भला एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है। तो सुनील सब लोगों के सामने ये बताने लगता है कि बचपन से ही रेमी और डॉक्टर सचिन के रिलेशनशिप रहे और उन दोनों का रिलेशनशिप जवानी तक चलता रहा। उसके बाद सचिन ने ना चाहते हुए भी आरती से शादी कर ली और एक दिन रवि ने सचिन को बताया कि वो माँ बनने वाली है और यहाँ बात ये है कि आरती कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसलिए सचिन ने रवि से कहा कि तुम उस बच्चे को जन्म दो और बाद में मुझे दे दो। वही बच्ची है आयशा। बाद में डॉक्टर सचिन ने आरती को वो बच्ची दी और उसे कहा कि वो उसे एक अनाथ आश्रम से लेके आया है। इसके बाद जब सचिन ने मुंबई में क्लिनिक खोला तो रेमी को एज ए नर्स अपने क्लिनिक में बुला लिया और उसे आयशा का ध्यान रखने के लिए भी कहा। इसी तरह से माँ बेटे एक साथ रहेंगे और आरती को शक भी नहीं होगा। लेकिन इसके 18 सालों बाद आरती ने सचिन और रेमी को एक साथ देख लिया। ऐसा कहते हुए सुनील आरती का सच बताने लगता है। दरअसल मर्डर के दिन आरती की पुणे में एक सर्जरी थी, लेकिन आरती के पुणे जाने से पहले ही वो सर्जरी हो चुकी थी और वो रात के 11:30 बजे तक अपने घर भी वापस आ गई थी। उस वक्त गेट पर वो वॉचमैन नहीं था, शायद वो बीड़ी पीने गया था। मतलब आरती वापस अपने घर आई, ये बात किसी को पता नहीं थी। तभी आरती अपने कमरे में रियाज और आयशा की आवाज सुनती है। वो डॉक्टर सुनील से अपना बदला लेने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी, तो आरती ने सचिन का स्कैल्पल लेकर आयशा का गला काट के उसे मार दिया। और जब वो रूम से बाहर आई तो उनका सर्वेंट चेतन वॉशरूम जा रहा था और उसने आरती को आयशा के कमरे से बाहर आते हुए देख लिया। फिर आरती ने चेतन को बहुत सारा पैसा दिया उसका मुंह बंद करने के लिए और उसने चेतन को वो फ्लोर भी ओपन करने के लिए कहा आयशा की लाश को रखने के लिए। लेकिन आरती ने चेतन को ही मार के उसकी लाश को वहाँ रख दिया। इसलिए रेमी ने रात को फर्नीचर खिसकाने की आवाज सुनी थी। इसी तरह से आरती सारे सबूत मिटा के वापस अपने घर से बाहर चली गई। दरअसल आरती तो ये चाहती थी कि आयशा के मर्डर का इल्जाम डॉक्टर सचिन पर आए, इसलिए उसने सारे सबूत डॉक्टर सचिन के खिलाफ कर दिए। और जब सचिन जेल से बाहर आ गया, आरती डिवोर्स पेपर लेकर सचिन के पास गई। अब उस होटल के रूम्स ऐसे होते हैं कि कोई अंदर से दरवाजा खुलता है तो ही दरवाजा ओपन होता है। इसलिए जब सचिन ने आरती को देखा तो दरवाजा ओपन किया और मौके का फायदा उठाकर आरती ने सचिन को भी मार दिया। तो रियाज के माँ बाप पूछते हैं तो फिर मेरे रियाज को किसने मारा, तो सुनील बताता है कि रियाज को इंस्पेक्टर संतोष ने मारा। दरअसल आरती ने पहले ही इंस्पेक्टर संतोष को खरीद लिया था और आरती के कहने पर इंस्पेक्टर संतोष ने रियाज को ढूंढ के उसे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा। मतलब आरती ने ये सोचा था कि अगर सचिन कानून से बच निकला तो वो रियाज के हाथों सचिन को मरवा देगी, क्योंकि रियाज को लगता था कि डॉक्टर सचिन ने ही आयशा को मारा है और इंस्पेक्टर संतोष ने ही सुधाकर को रियाज को खाना देने के लिए कहा था। और उस दिन कन्हैरी के उसमें संतोष और रियाज ने ही मुझ पर वार किया था और सुधाकर का ये सच ना बता दे, इसलिए इंस्पेक्टर संतोष ने ही सुधाकर को मार दिया। उसके बाद जब सुनील ने रियाज को पकड़ लिया था तो वापस उसका सच ना पकड़ा जाए, इसलिए इंस्पेक्टर संतोष ने वहाँ पर फायरिंग की थी और बाद में रियाज को मार दिया। जिसके बाद सीबीआई वाले इंस्पेक्टर संतोष को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल सुनील जब रेमी की माँ को मिलने गया था तभी उसने वहाँ पर रेमी की टीनेज की फोटो देखी थी, जिसे देख के उसे पूरा यकीन हो गया था कि आयशा रेमी की ये बेटी है, क्योंकि उनकी शक्ल एक जैसी थी। जिसके बाद पुलिस वाले आरती को भी अरेस्ट कर लेते हैं। बाद में हमें ये दिखाया जाता है कि हाई कोर्ट ने आरती को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर आरती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उसका केस अभी तक पेंडिंग है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।